छत्तीसगढ़ की सरकार आज उनको काम देने में विफल रही है। एमएसपी उन्होंने तय कर दिया और एमएसपी के हिसाब से आज लोगों को मिलना शुरू हो गया है कि जो आपकी लागत आई है उसके 1.5 गुना कम से कम किसानों को मिलनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में किसान के नाम पे आंदोलन की जो बात आ रही है, केवल कांग्रेसियों ने आंदोलन किया। उनके आंदोलन में कोई किसान की सहभागिता नहीं है, पॉलिटिकल विरोध है। क्योंकि आप जिस बात को अपने एजेंडे में रखे हैं और एजेंडा में रखने के बाद में यदि उसका विरोध करें तो आपकी दोमुही नीति सामने आई। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री धर्मलाल कौशिक जी, जो कि छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभात साक्षी पर। नमस्कार जी। और अगर हम शुरुआत करें आज के इस कार्यक्रम की तो सबसे पहले बात करते हैं बजट की। छत्तीसगढ़ में बजट जो आज अब केंद्र सरकार लेकर आई है, जो आवंटित हुआ है, आप उससे प्रसन्न हैं या और कुछ की अपेक्षा थी? देखिए जी, अपेक्षा तो जहाँ तक बात है, कभी अपेक्षा आपकी पूर्ण होगी नहीं जी। लोग इतना अपेक्षा पाल करके रखे हैं जी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जिन परिस्थितियों में ये बजट आया जी। आज न केवल हिंदुस्तान जी। बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पर जी। जहाँ एक तरफ अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, थम सी गई है, रुक सी गई है जी। और ऐसे स्थिति में सभी लोग आकलन कर रहे थे जी। कि कहीं न कहीं टैक्स का भार बढ़ेगा जी। और आम पब्लिक के ऊपर आएगी। जी। लेकिन मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि टैक्स में कोई वृद्धि नहीं की गई। जी। खास करके मैं 2-3 बातों का पहले चर्चा करना चाहूँगा जी, बिल्कुल। कि जिस प्रकार से इस बजट के माध्यम से जो प्राथमिकता रही है वो हमारा हेल्थ का सेक्टर, बिल्कुल 137% वृद्धि करना। जी। कि आपके टीकेकरण से लेकर के, रिसर्च से लेकर के, नए अस्पताल से लेकर के, इमरजेंसी से लेकर के, जी। कि आज जो बजट में वृद्धि की गई है, निश्चित रूप से एक स्वास्थ्य को, सुरक्षा को लेकर के एक गारंटी दी गई है जी। इस बजट के माध्यम से। जी। और दूसरी बात, हम जब किसानों की बात करते हैं तो मैं तो पेड़ी क्षेत्र से आता हूं जी। कि धानों के खरीदी के लिए जिस प्रकार से उसमें एक बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। जी। इस बजट की विशेषता खास करके मैं ये कह सकता हूं कि इन तमाम परिस्थितियों के बाद भी जी। कि लगभग 35% राशि पूंजीगत व्यय जी। कि जिसमें आपके मूलभूत आवश्यकताएं हैं या जिससे आपको आने वाले समय में लाभ मिलना है, एसेट्स हमारे बनेंगे, जी। उसके लिए प्रावधान किया गया है। ये एक बड़ी बात है आज के समय में। जी। और मैं छत्तीसगढ़ की यदि बात करूं तो निश्चित रूप से उसमें एक तो जो भारतमाला परियोजना है, जी। उस परियोजना में 3 सड़कों का चयन किया गया है। जी। विशाखापट्टनम जो सड़क है दुर्ग वाली, वो जो चयन हुआ है, जी। इसके साथ में हम 1 करोड़ से ऊपर महिलाओं को पुनः एक बार उज्ज्वला की जो गैस देने की बात आई है, जी। बड़े स्तर पर छत्तीसगढ़ को लाभ मिलेगा। जी। 100 सैनिक स्कूल, जी। उसका लाभ मिलेगा। जी। और खास करके जो एकलव्य विद्यालय, बिल्कुल, तो या झारखंड के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, मध्य प्रदेश का जो आदिवासी अंचल एरिया, जी। वनवासी जहां पर रहते हैं, खास करके ऐसे लोगों को लाभ मिलने हैं जिसमें छत्तीसगढ़ को एक बड़ा लाभ मिलने वाला है। जी। निश्चित रूप से इसके अलावा भी बहुत सारे लाभ हम जब पूरे देश भर को मिलेगा तो छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन विशेष रूप से इनका लाभ मिलने वाला है और इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और चूंकि आपने एकलव्य स्कूलों की बात करी, तो आदिवासी क्षेत्रों में अगर हमने पिछले कुछ चुनावों के परिणाम देख लें तो जिस तरह से बीजेपी को झटका लगा, तो कुछ अपनी पैठ बनाने के लिए वापस प्रयास देखिए, भी कहे जा सकते हैं। बीजेपी के लाभ एक अलग है, जी। लेकिन मूल रूप से हमारी जो सोच है जी। कि खास करके हमारे जो नक्सल वाले जो क्षेत्र हैं, जी। और उसमें जितने हमारे शिक्षित होंगे, जी। जितने पढ़ेंगे लिखेंगे, जितने आएंगे तो उनको आप अपने पैरों पे खड़ा होने का एक अवसर मिलेगा। जी। आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ेंगे। जी। तो जब लोग शिक्षित होंगे तो वहां पर बीजेपी को वोट देने और नहीं देने का प्रश्न ही नहीं है। जी। आप देखे होंगे कि ऐसे क्षेत्रों में खास करके बीजेपी को उसका लाभ स्वाभाविक रूप से मिलता है। जी।
कि लोगों को ये समझ जब आ जाती है कि अच्छा क्या है खराब क्या है, तो इसका बहुत सारे उदाहरण मेरे पास में है। जी लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ के काफ़ी क्षेत्रों को मिलेगा। जी। और अगर हम देखें ये जो अभी बजट आया है से थोड़ा सा अगर हटकर बात करें स्थानीय राजनीति की, आप भी दिल्ली में आए, केंद्रीय मंत्रियों से मिले हैं और खासतौर पे अपने विधानसभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं को लेकर मिले हैं। क्या थी वो समस्याएं और क्या आप उनका हल करा पाने में, उन जो समस्याओं का निराकरण करा पाने में सफल रहे? देखिए, कल मैं हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी से मेरी भेंट हुई। जी एक तो मैंने उनका आभार व्यक्त किया जी कि आज छत्तीसगढ़ में जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं जी सड़कों को लेकर के, वास्तविक में एक तो हमारे गडकरी जी का उसमें योगदान है। जी जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब से शुरू किए हैं। जी कई सड़क हमारे पूर्ण हो गए हैं, जी कई पूर्ण होने की स्थिति में है। जी नए सड़कों को उन्होंने अभी जो प्रोजेक्ट में लिया है, जी तो उसके लिए मैंने आभार व्यक्त किया। जी और दूसरी बात, मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक बिल्हा में हावड़ा बॉम्बे रूट है। जी उसमें 35 मिनट लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है जी और उसके ऊपर से हमारा NHI है। जी। तो सर्विस रोड के लिए मैंने बात किया है। गडकरी जी आश्वस्त किए हैं कि बहुत जल्दी इसको करा देंगे करके, जी। तो क्षेत्र के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। जी इसके अलावा हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सड़क योजना, जी इसका काम चल रहा है। जी आज नए सड़कों के निर्माण के कार्य बोलेंगे तो केवल 2 सेक्टरों पे है। जी छत्तीसगढ़ की सरकार की बात करेंगे तो आज तो उनकी हालत ये हो गई है कि पहले जो सड़कों का निर्माण हुआ है, आज उसके पेच रिपेयर कराने की स्थिति में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार नहीं है। जी और इस बात का लोगों को एहसास होना शुरू हो गया है। जी। और छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं उनकी अपनी एक अलग पहचान है। अपनी मेहनत से उन्होंने वो रुतबा हासिल किया। बहुत से वादे आपने भी किए थे, कांग्रेस ने भी किए थे। उन वादों का क्या हुआ उस पर आएंगे अभी, लेकिन जरा पहले मजदूरों की बात कर लें, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि प्रवासी श्रमिक बहुत सारे लौटे थे। अब क्या स्थिति है? क्या उनको स्थानीय स्तर पे रोजगार मिला है? लेकिन जो सरकार है बड़े बड़े दावे कर रही है, दिल्ली में भी बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं, उसमें तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। हकीकत दर्शाती कुछ तस्वीरें भी हमने देखी हैं जिसमें बसों में भरने की वापस लाइन लग रही है, वापस अपने गंतव्य की तरफ जाने की लाइन लग रही है। तो स्थिति क्या है छत्तीसगढ़ में श्रमिकों की? देखिए जी, छत्तीसगढ़ में जब प्रवासी मजदूर लौट करके आए, जी नरेंद्र मोदी जी उनके लिए पूरे देश भर में चिंता की जी और लगभग 8-9 महीना जी उनको सूखा राशन जी देने का काम मोदी जी ने किया। जी ये पिछले नवंबर तक। जी और इसके बाद में अभी छत्तीसगढ़ से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। जी अभी अभी बीच में बस पलटी थी जी कि जो मजदूरों को लेकर के जा रहे थे। आप रेलवे स्टेशन में जाएंगे जी। तो पैर रखने की जगह नहीं है। जी आज जो तकलीफ पा कर के आए थे, जी और एक समय कहा जाता था कि कुछ भी हो जाए लोग नहीं जाएंगे, जी लेकिन आप बस को देखेंगे, रेल को देखेंगे, जी लगातार पलायन जारी है। जी पिछले बार का जो आंकड़ा आया है लगभग 6 लाख 7 लाख के आंकड़े हैं। जी और मुझे लगता है कि बड़े संख्या पे लोग फिर पलायन कर रहे हैं, जी क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार आज उनको काम देने में विफल रही है। जी मनरेगा में जो कार्य केवल केंद्र से स्वीकृत हुआ, जी आज भी वो मजदूरों के जो कोटा में जाना चाहिए, जी कहीं ना कहीं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लगाया जा रहा है, तो उससे रोजगार कम मिल रही है। जी और इसके कारण में लोग पलायन कर रहे हैं और बड़े संख्या में पलायन कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ की सरकार उसको रोकने में सफल होगी। जी। और खासतौर पे किसानों की कर्ज माफ़ी के वादे किए गए थे। चाहे हम बात करें धान के जो मूल्य की बात, उन्होंने एक बड़ा चढ़ाकर मूल्य घोषित किया था। क्या स्थिति है? क्या वाकई में उनको वो मूल्य मिल पा रहा है? और जो कर्ज माफ़ी की हकीकत क्या है? देखिए, चुनाव के पहले कांग्रेस को ये भरोसा नहीं थे कि हम सरकार में आएंगे, जी और इसलिए इनको ये लगा कि अभी तो वादा कर लिया जाए और बाद में देखेंगे। जी इन्होंने कर्जे माफ़ी की बात की, जी कर्जा माफ़ हुआ नहीं। जी केवल कोऑपरेटिव बैंक का, नागरिक बैंक का थोड़ा बहुत कर्जा माफ़ हुआ, जी बाकी आज भी किसानों को नोटिस मिल रहा है। इन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने 2 साल का बोनस नहीं दिया, हम बोनस देंगे। जी 2 साल से ऊपर सरकार का समय निकल गई, लेकिन अभी बोनस का काम शुरू नहीं हुआ। जी 2500 रुपये इन्होंने वादा किया धान खरीदी के, जिसमें किसान आकर्षित हुए। जी
लेकिन समय निकल जाने के बाद में पिछले साल की जो धान की खरीदी हुई है, लगभग 15 महीना का समय हो गया, जी आज भी किसी भी किसान के खाते में 2500 रुपये पैसा नहीं पहुंचा है। जी और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि इतने जल्दी उनके खाते में पैसा पहुंच जाए। जी ये पिछले साल की बात कर रहे हैं। जी। लेकिन इस मुख्यमंत्री साल की यदि हम बात करेंगे जी तो उसका तो शुरुआत नहीं हुआ है। जी तो अभी 15 महीना डिले चल रहे हैं। जी तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि 30 महीना डिले चले जी और आखिरी स्थिति ये बने कि सरकार को बोलना पड़े आखिरी में कि नहीं, अब हम नहीं सक पा रहे हैं भाई, अब यही छोड़ देते हैं। ये स्थिति ना आ जाए। जी। ये सामने तस्वीर दिख रही है। लेकिन जो आपने तस्वीर बताई उसके उलट हम यहाँ पर जो तस्वीर देखते हैं, बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन होते हैं, उसमें किसान की खुशहाली की तस्वीर दिखाई जाती है। तो आपने जो बताया उस मतलब हकीकत उससे विपरीत है। इसके अलावा अगर हम बात करें, किसान आंदोलन चल रहा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कहते रहते हैं कि ये जो कृषि कानून है सरकार को वापस लेने होंगे। क्या वाकई में छत्तीसगढ़ का जो किसान है वो आंदोलनरत है? और छोटे किसान को सरकार बार बार कह रही है, प्रधानमंत्री जी ने अपने राज्यसभा में दिए गए संबोधन में कई सारे आंकड़े भी दिए कि सर्वाधिक संख्या छोटे किसानों की है और उनको लाभ नहीं मिल पाता है कर्ज माफी का, बाकी सब चीज़ों का। तो ये जो कानून उनकी भलाई के लिए क्या मतलब छत्तीसगढ़ के किसान क्या सोचते हैं? देखिए जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि कृषि कानून तो अभी आया, इसके पहले में आप आंध्र प्रदेश में देखिए कितने किसानों ने आत्महत्या किया। जी आप महाराष्ट्र का देखिए। जी अभी छत्तीसगढ़ में लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जी लगातार। जी मोदी जी ने ये प्रयास किया कि स्वामीनाथन आयोग जो कमेटी बनाई गई कांग्रेस के रिजिम में, जी उस कमेटी का प्रतिवेदन आया, लेकिन जब तक कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे उसको पलट कर भी देखने का काम उन्होंने नहीं किया। जी और इसलिए मोदी जी ने तय किया कि स्वामीनाथन कमेटी में जो आया है रिपोर्ट हम उसको देखेंगे जी और जो अच्छा हो सकता है उसको लागू करेंगे। जी लागत का 1.5 गुना कि किसानों को मिलनी चाहिए, उनका अधिकार है। जी एमएसपी में उन्होंने तय कर दिया और एमएसपी के हिसाब से आज लोगों को मिलना शुरू हो गया है कि जो आपके लागत आई है उसके 1.5 गुना कम से कम किसानों को मिलनी चाहिए। जी 3 कानून जो लाए गए, हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी के द्वारा लगातार इस बात की मीटिंग होते रही, चर्चा होते रही कि आखिर इस कानून में खामियां क्या है। बिल्कुल। आप यदि बताएंगे तो हम उनको संशोधन करेंगे, जी हम उसको स्वीकार करेंगे। जी एक रट लगा करके बैठी हुई है कि इसको वापस लो। जी मुझे लगता है वापस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे कहीं किसान आंदोलित नहीं है। जी छत्तीसगढ़ में किसान के नाम पे आंदोलन की जो बात आ रही है, केवल कांग्रेसियों ने आंदोलन किया। जी उनके आंदोलन में कोई किसान की सहभागिता नहीं है। जी पूरे देश भर में आप देखेंगे, यूपी से लेकर के मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे तो किसान आंदोलित नहीं है, जी केवल कांग्रेस के लोग आंदोलित है इसके समर्थन देने के लिए। जी और जिस प्रकार से लगातार बातचीत करने के बाद में ये कही जा रही है कि आखिर आप बताइए तो उसकी कमी क्या है, जी ये कमी बताने को तैयार नहीं है। जी क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखिए 2019 के जब कांग्रेस के घोषणा पत्र में, लोकसभा के चुनाव में, जी वही जो इनके एजेंडे में रहे हैं जिसको आज लागू किया गया है, जी तो उनका नैतिक दायित्व भी नहीं है कि उसका विरोध करें। जी पॉलिटिकल विरोध है, जी क्योंकि आप जिस बात को अपने एजेंडे में रखे हैं और एजेंडा में रखने के बाद में यदि उसका विरोध करें तो आपकी दोमुही नीति सामने आ रही है जी और दिख रही है लोगों को कि आपकी कथनी और करनी क्या है। जी लोगों ने करीब से देखा है, पब्लिक ने इनको पूरे देश भर में नकार दिया है। जी अब जो पब्लिक के द्वारा नकारे गए ये राजनीतिक दल के लोग किसान के कंधे पे बंदूक रख करके गोली चलाना चाहती है। जी जनता भी इस बात को समझ रही है। मैं अब इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिस देश के आज़ादी के लिए और जिस ध्वज के लिए आन बान और कुर्बान हुए, जी क्या उसको अपमानित करने का आपको अधिकार है? जी यही आपके आंदोलन है। जी और जो खालिस्तान के वहां पर नारा लगा रहे हैं ये किसान हैं। जी जो दिल्ली दंगाइयों को जो रिहा करने की बात की जा रही ये किसान हैं। जी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से इनके लिए चावल भेजा जा रहा है। जी छत्तीसगढ़ के किसान आत्महत्या कर रहे हैं लगातार। जी किसी मंत्री के पास में समय नहीं है कि जाकर के उस परिवार से मिल ले, जी उनको जाकर के सांत्वना के 2 शब्द बोल दें। जी
उस परिवार को जो हुई क्षति है उसके भरपाई में एवज में कुछ राशि दे दे। जी जिन्होंने उनकी सरकार बनाई उनके लिए उनके पास में समय नहीं है, जी उनके पास में उनके लिए अर्थ नहीं है, लेकिन यहां जो जाकर के आंदोलन कर रहे हैं, लाल किला पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, जी उनको उनके लिए वो चावल भेज रहे हैं। जी ये सारे सोच और मानसिकता उनके समझ में आ रही है। जी। आपने क्योंकि सोच और मानसिकता की बात करी है, आप विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जब कानून बनने की जो प्रक्रिया है वो हम सब जानते हैं कि कितनी प्रक्रियाओं से बनकर जो चीजें हैं वो सब हमारे कानून बनते हैं। उस कानून की प्रतियां जब जलाई जाती हैं, जब सरेआम फाड़ी जाती हैं, तो क्या वो एक लोकतंत्र का मजाक नहीं है, या वो हमारी जो नियम प्रक्रियाएं हैं, हमारे जो सदन है, उनका अपमान नहीं है? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस को या कुछ लोगों को जी न तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है, जी न संविधान के ऊपर भरोसा है, जी न सरकार के ऊपर भरोसा है, न पार्लियामेंट के ऊपर भरोसा है। जी जो आपको विरोध करना था, जी हाउस के अंदर में डिबेट के दौरान विरोध करना चाहिए जी और पूरे ताकत से विरोध करना चाहिए। जी लेकिन जब विरोध करने की बात आई तो बात आई और चली गई। जी लेकिन जब वहाँ सारे परिस्थितियाँ, सारे कानून हमारे बन गए, अब उसका क्रियान्वयन हो गया, जी तब आप दिखावा के लिए जो कर रहे हैं जी और ये सोच रहे हैं कि किसानों के आड़ में हम राजनीति करके जी हम जनता के बीच में अपनी पहचान बना लें, जी अपनी स्वीकारोक्ति करा लें। जी आज हिंदुस्तान की जनता इस बात को कह रही है कि 2014 मोदी जी के रहे हैं, जी 2019 में हम ज़्यादा सीट लेकर के आए हैं जी और 2024 के भी जो चुनाव होंगे जी वो मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। जी ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारा छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान की जनता इस बात को बोल रही है। जी बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहा है, आगे क्या योजनाएं, इस पर भी आएंगे। एक चीज और देखने को मिल रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, क्योंकि आप जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो वो खुलेआम तो जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते, लेकिन चाहे हम बात करें वो राम पथ, सीता पथ और भी कई तरह के पथों की बात चल रही है, तो क्या हृदय परिवर्तन हो रहा है? मैंने एक बात कही है कि जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। जी और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। जी आज कलयुग में, त्रेता युग में जितनी राम की आवश्यकता थी जी उससे ज़्यादा प्रासंगिक राम आज हमारे बीच में है। जी और इसलिए राम को छोड़ करके जिन्होंने भी राजनीति किया है जी उसका पतन होते हुए अपने आंखों से आप लोगों ने देखा है। जी राम सेतु पे जो प्रश्न चिन्ह करने वाले लोग जी और जो शपथ पत्र देने वाले, जी उनकी पार्टी आज कहाँ पर हैं? जी पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे तो आप उंगली में गिन सकते हैं। बिल्कुल। तो मैंने यही कहा कि जो राम को छोड़ दिया जी उसको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। जी और वो स्थिति आ गई है तो पुनः उसी दरवाजे पे जाना पड़ेगा, उसी प्रभु के शरण में जाना पड़ेगा। जी, तो वही कर रहे हैं मुख्यमंत्री। और आपने चूंकि कहा कि अब राम का साथ छोड़ दिया तो वो कहाँ पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें, लोकसभा चुनाव 2019 को अगर एक तरफ रख दें, क्योंकि वो तो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर पूरा चुनाव था, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी अभी कुछ उभर नहीं पाई है। विधानसभा चुनाव के बाद से जो भी उपचुनाव हुए हैं उसमें भी निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। और आगे क्या तैयारियां हैं? विधानसभा में आप पार्टी को लीड कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो जानते हैं कि पार्टी कैसे संगठन, वहाँ पे नए प्रभारी आ गए हैं, क्या योजनाएं हैं, और जो अभी हाल ही में उपचुनाव में हार मिली है उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो बाई इलेक्शन हम लोग लूज किए हैं जी उसमें एक सीट हमारी रही, जी 2 सीट उसमें, एक तो जोगी जी के निधन के बाद में हुआ जी और एक कांग्रेस के सांसद बनने के बाद में। जी जिस प्रकार से वहाँ पर इस बाई इलेक्शन को लेकर के प्रशासन का, तंत्र का और धन बल का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया गया, जी स्वाभाविक रूप से उसमें सख्ती लगा सकती है। जी लेकिन जब आम चुनाव की परिस्थितियाँ अलग होती है, जी बाई इलेक्शन की परिस्थितियाँ अलग होती है, जी खास करके जो सत्ताधारी दल है पहले भी और आज भी, उसका ये उससे हम बाई इलेक्शन से उसको नहीं जोड़ सकते, जी सामान्य इलेक्शन को। जी और इसलिए इस बाई इलेक्शन से ना हमारे कार्यकर्ता को कहीं घबराहट है, ना भयभीत है, ना हमको है। जी
बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2 साल का पर्याप्त समय कांग्रेस को दिया, जितने मेजॉरिटी के साथ में आई है, जी कि लोगों के बीच में कुछ करने का, अपने वायदे को निभाने का। जी लेकिन 2 साल के बाद में दिखने लगा है कि जो वायदे को लेकर के आई थे जी और लोगों के बीच में जो वायदा करके सरकार बनाई, आज उनका वादा खिलाफी दिखने लगा है। जी यही सरकार है जिन्होंने कहा कि हम पूर्ण शराबबंदी कर देंगे। जी पूर्ण शराबबंदी तो नहीं हुआ, लेकिन घर घर तक पहुंचाने का काम इन्होंने शुरू कर दिया। जी युवाओं को इन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज तक शुरू नहीं हुआ है। जी महिलाओं स्व सहायता समूह को इन्होंने कहा कि हम आपके कर्जा माफ कर देंगे, जी प्रारंभ नहीं हुआ है। इन्होंने कहा कि जो पद रिक्त हैं लगभग 1 लाख से ऊपर, जी उस पद की हम जो रिक्ति है उसकी पूर्ति करेंगे, लेकिन उस दिशा में आगे नहीं बढ़े हैं। जी 2019 में शिक्षकों का जो 14,000 का वैकेंसी जारी हुआ था, आज भी उनकी नियुक्ति नहीं हुई, सारे सत्यापन के बाद भी। जी 15 महीने हो गए धान खरीदे, लेकिन उनका 2500 रुपये खाता में जाना चाहिए, आज भी नहीं गया है। जी तो ये सरकार जो जो वादा करके आई है, वास्तविक में सरकार आने के बाद में या तो इनके पास में पैसे नहीं हैं जी कि अपने वादा को पूरा कर सके, जी और दूसरी बात इनकी नीयत नहीं है, क्योंकि इनके कथनी और करनी का अंतर अब लोग समझने लगे हैं, और खास करके अंतर कला अब उसके अंदर में उजागर हो गई है, दिखने भी लगा है। जी कार्यकर्ताओं का विधायक के लिए, विधायक का मंत्री के लिए, और मंत्री का मुख्यमंत्री के साथ में जी ये स्पष्ट जो रेखा है खिंचती हुई नजर आ रही है। जी और इसके बहुत सारे तथ्य भी लोगों के सामने में आए हैं, जो बातचीत आ रही है वो भी सामने में आए जी। हैं। तो ये सरकार की जो स्थिति है, आने वाले समय में सरकार की विदाई होना तय है। जी और भाजपा में जो सांगठनिक फेरबदल हुए हैं उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी संगठन में जब नए संगठन आएंगे जी तो स्वाभाविक रूप से कुछ उसमें परिवर्तन होंगे, कुछ नए आएंगे, कुछ पुराने रहेंगे। जी ये परंपरा है, प्रचलित है, जी कोई एक बार का नहीं है, जी और ये तो होता है, हमेशा की स्थिति है। और खासतौर पे अब दक्षिण से आपके प्रभारी आई हैं, तो मतलब वहाँ पे जो पार्टी कार्यकर्ता है देखिए, प्रभारी आने के बाद में स्वाभाविक रूप से प्रभारी जी का मार्गदर्शन और सतत उनका प्रवास, जी गतिविधियां भी बढ़ी है, जी कार्य भी बढ़े हैं, जी और प्रदर्शन व धरना प्रदर्शन भी हमारे आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ होगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा, जी बल्कि आगे और उसमें गति लाने की आवश्यकता है। जी धन्यवाद कौशिक जी। तो ये थे श्री धर्मलाल कौशिक, जिन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या योजनाएं हैं, और जो भूपेश बघेल सरकार है उसको हर मोर्चे पर विफल बताया है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे आप प्रभा साक्षी के साथ।